मैंने कहा कि जैसे जैसे एक्सपेंशन होता गया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, तो डिपार्टमेंट फिलॉसफी के टीचर थे, फिलॉसफी के साथ साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट शुरू हुआ, तो वर्षों तक डॉक्टर सिन्हा साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट में एबनॉर्मल साइकोलॉजी का पेपर पढ़ाते रहे। और आप कल्पना कीजिए कि आज तो हम केवल एजुकेशन में थ्योरिटिशियंस केवल पैदा कर रहे हैं, जिनको प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार के थ्योरिटिशियंस की सब जगह भरमार है। डॉक्टर सिन्हा जिनका मूल डिपार्टमेंट नहीं है, उस डिपार्टमेंट में गेस्ट फैकल्टी के नाते से वो एबनॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं। केवल एबनॉर्मल साइकोलॉजी नहीं पढ़ा रहे, तो रात को 10-10 बजे तक जो साइकोलॉजी की लैब थी उसको उन्होंने क्लिनिक के रूप में, साइकोथेरेपी के एक सेंटर के रूप में कन्वर्ट कर दिया। जिनके जो कुछ भी कोई मेंटल डिजीजेस थी, डिप्रेशन के, उन पेशेंट्स को उन्होंने हैंडल करना शुरू किया। वर्षों तक कुरुक्षेत्र के लोग जानते हैं कि वो एक जिसको कहना चाहिए कि एक काउंसलर के नाते से, एक थेरेपिस्ट के नाते से उन्होंने काम किया। विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट शुरू हुआ, तो इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट में उन्होंने लॉजिक का पेपर पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट शुरू हुआ, तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वर्षों तक इंडियन पॉलिटिकल थॉट को उन्होंने जो है ना पढ़ाना शुरू किया। एलएलबी का डिपार्टमेंट शुरू हुआ, तो उसमें जूरिस्प्रूडेंस का पेपर कई वर्षों तक डॉक्टर सिन्हा पढ़ाते रहे। और लोग बताते हैं कि वो 11 बजे चले जाओ, 12 बजे चले जाओ, लाइब्रेरी में डॉक्टर सिन्हा बैठे मिलते थे। किस समय वो सोते थे ऐसा कोई अता पता उनका रहता नहीं था। ये तो 60 की 70 के दशक की मैं बात बताता हूँ कि इस प्रकार का उनका, और जिसको कहना चाहिए कि एकेडमिक साइड उनकी स्ट्रांग थी। अपने जीवन काल में उन्होंने लगभग और 22-24 पीएचडी प्रोड्यूस किए, 70-75 के करीब एमफिल के और स्मॉल जो दूसरे डिजर्टेशंस हैं वो प्रोड्यूस किए। लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि 70 के करीब ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स हैं जिनका पीएचडी म्यूजिक में है, जिनका पीएचडी पॉलिटिकल साइंस में है, जिनका पीएचडी लॉ में है, जिनका पीएचडी हिस्ट्री में है, लेकिन उसका एक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन, और जिन्होंने एक्नॉलेज किया है कि हमारे गाइड के नाते से हमको जो वैल्यूएबल इनपुट्स मिले हैं वो डॉक्टर सिन्हा जी से मिले। ऐसे 70 के करीब पीएचडीज हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हैं, अदर देन फिलॉसफी के सब्जेक्ट्स में हैं, लेकिन उनमें डॉक्टर सिन्हा का एक एम्पल कंट्रीब्यूशन हमको दिखाई देता है। ये हम एक एकेडमिशियन के नाते से उनके कंट्रीब्यूशन को देख सकते हैं। उत्तर भारत के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय लगभग 52-53 में शुरू हुआ। प्रथम एक तरह से देखा जाए तो हरियाणा के और इस हरियाणा पंजाब के क्षेत्र का तो पुराना विश्वविद्यालय है। उसके बाद धीरे धीरे 5 साल 10 साल के अंतर के बाद जितने विश्वविद्यालय शुरू हुए होंगे, चाहे चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी तो पुरानी थी, लाहौर से आई थी, चाहे हमारा पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला थी, चाहे एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक थी, जितने भी उत्तर क्षेत्र के विश्वविद्यालय थे, सब विश्वविद्यालयों की पाठ्यक्रम निर्धारण समिति में डॉक्टर सिन्हा जी का एक अमूल्य योगदान है। हमारे जितने आसपास के स्टेट्स के जितने पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, उन पब्लिक सर्विस कमीशन में और पेपर सेटर के नाते से, इवेल्युएटर के नाते से, एग्जामिनर के नाते से ये डॉक्टर सिन्हा का योगदान है। फिलॉसफी की जो सबसे बड़ी देश की जो एपेक्स बॉडी है, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलॉसफिकल रिसर्च ICPR, उसके वो 3 टर्म जो है उसके फुल टाइम मेंबर वो ICPR के रहे। और दर्जनों ऐसी विदेशी लेखक हैं। एक तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन फिलॉसफी प्रोफेसर पीटर कार्ल्स उन्होंने एडिट किया। तो डॉक्टर सिन्हा के कंट्रीब्यूशन को और जो है एक्नॉलेज किया गया है। एक और बड़ी बात यह है कि हम जैसे लोग जो अभी अपने 55-56वें वर्ष में हम चल रहे हैं, तो हमारा उर्दू से कभी परिचय नहीं हुआ। भाषा के नाते से हमने हिंदी सीखी, हिंदी पढ़ी, हम कवि सम्मेलनों में भी हमने हिंदी की कविताएं ही। एक जनरेशन है जो उर्दू की कविताएं करती भी थी, और उर्दू की कविता अगर कोई करने वाला भी है तो आज हमको एक आध बार कोई पुराने शायर मिलते हैं तो हमें उनकी कविता समझने में बड़ा यानी एक पूरी जनरेशन आ गई कि उर्दू की कविता को, तो हमने उनका योगदान यानी एक मल्टीलिंगुअल पर्सन के नाते से हिंदी में उनकी पैठ कैसी है, संस्कृत में उनकी पैठ कैसी है, अंग्रेजी वो कितनी अच्छी लिखते हैं, ये तो बखूबी देखा। लेकिन वो उर्दू के इतने बड़े शायर हैं और फ़ख्रे हरियाणा नाम का उनको सम्मान मिला, कई उनकी शायरी की कलेक्शंस पब्लिश हुई। उस सारे डोमेन को तो कम से कम मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि मैं उसका अप्रिशिएशन कर पाऊँ या किस लेवल का, लेकिन दूसरों से सुन करके या जान करके ये पता चलता है कि साहित्य में
हैं उर्दू की शायरी में भी एक उच्च कोटि के वो फनकार, उच्च कोटि के उर्दू के शायर, और ये भी डॉक्टर सिन्हा थे। और देखिए, ये तो आपको ध्यान में आता है कि एक व्यक्ति इतना बहुविषयक हो सकता है, इतना मल्टीडिसिप्लिनरी हो सकता है। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी नई आई है, उसने दो बातों पर बड़ा फोकस किया है कि आवर एजुकेशन सिस्टम नीड टू मूव टुवर्ड्स मल्टीडिसिप्लिनरिटी और मल्टीलिंगुअलिज्म। अभी हम एक विषय के साथ बंद करके और हम उसके चारों तरफ जो एक वॉल क्रिएट कर लेते हैं, ना किसी दूसरे को उसमें आना अलाउड है, ना उससे बाहर निकलना अलाउड है। इस प्रकार की जो बाड़ेबंदी हमने और शिक्षा में विषयों के नाम पर कर रखी है, जो बाड़े बना रखी हैं, उससे बाहर निकाल करके और विषयों का परस्पर संवाद होना चाहिए, एक विषय का दूसरे विषय के व्यक्ति के साथ और ओपन एक्सेस होनी चाहिए। तो इस प्रकार की एक मल्टीडिसिप्लिनरिटी की जो पर्सनालिटी है वो डॉक्टर सिन्हा की हमको दिखाई देती है। मल्टीलिंगुअलिज्म उनके व्यवहार में हमको दिखाई देता है। लेकिन मैं बात तपस्विता की कर रहा था, यानी ये तो आपके ध्यान में होगी कि बात जो आदमी मतलब इतना अध्ययन कर सकता है, इतने विषयों में पैठ बना सकता है, उसने कितना पढ़ा होगा, कितनी बड़ी उसकी लाइब्रेरी रही होगी, कितनी पुस्तकें उसने और जो है ना उस तरह से खंगाली होंगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लेकिन हमने जो बात देखी वो क्या, जैसा व्यास जी ने बताया कि पिछले 31 साल से तो हम जानते थे, यानी वो अपने घर से, जहाँ प्रेम नारायण जी के घर पर वो रहते थे, साइकिल से हमारे परिसर तक आते थे। हमें कई बार लगता था कि इतनी आयु में ये साइकिल चलाते हैं, कभी कोई मार के चला गया तो क्या कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाथ जोड़ करके हमारे एक साथी हैं रामेंद्र जी, उनको अभी 10 साल पहले मुश्किल से 80 के उम्र में उनको कहा कि आप बस हम पर एक कृपा कर दीजिए, गाड़ी आपको रोज आ जाएगी, आप साइकिल मत चलाइए। उन्होंने ये साइकिल चलाना, अन्यथा जीवन के कितने दशकों तक वे कितने किलोमीटर साइकिल चलाते रहे। आप जरा अंदाज़ा लगा दिए किसी व्यक्ति की तपस्विता का स्तर क्या हो सकता है। आज तो हमारे पास मोबाइल में और बोल करके, हाँ आप बोलते जाइए, आपका साथ की साथ टाइप होता जाता है, और हमारे पास एक से एक बढ़िया जिसको कहना चाहिए कि टूल्स आ गए हैं टाइपिंग के। लेकिन सिन्हा जी के घर पर जाते थे तो पुराना टाइपराइटर हमको लिखा दिखाई देता था। उनके साथी बताते थे एक एक दिन में 60-60, 70-70 पेज वो टाइप कर रहे हैं अपनी पुस्तकों की। तो इतनी जिसको कहना चाहिए कि उनको हमने टाइप करते देखा है। तो ये किसी व्यक्ति के और तपस्विता का स्तर क्या हो सकता है, ये उसकी वानगी भर है। अभी मैं कल दिल्ली से यहाँ पर आया और व्यास जी ने मेरा रिजर्वेशन कराया, तो हमें संयोग से RAC मिला। मैं कह रहा था कि मैंने कहा व्यास जी पर, मैंने थोड़ा नाराज़ भी हुआ, मैंने कहा आपने कल जो है उसको तत्काल में उसको करवा देते तो अब RAC हुआ तो बड़ी परेशानी का काम है। अभी हमारे जैसों की तो ये स्थिति है कि अभी RAC मिल, हमारे 2 साथी तो RAC भी नहीं था उनको, वो जनरल के कंपार्टमेंट में चल करके आए हैं। लेकिन मैं RAC में 2 लोग, मैं और मेरी पत्नी साथ आए हैं, हम और जो है ना डर रहे थे। लेकिन आप सिन्हा जी के बारे में जानते हैं, 85 साल की आयु में, 90 साल की आयु में वो बिना किसी रिजर्वेशन के जनरल कोच के कंपार्टमेंट में, ये तो हमारे विकास जी तो सीट पर बैठ करके आ गए, मुझे प्रेम नारायण जी ने कहा। सिन्हा जी का क्या था, वो तो सीट नहीं मिली तो एक अखबार स्टेशन से खरीद लिया, जितनी देर पढ़ा गया पढ़ लिया, और फिर बाद में ज़मीन पर उस अखबार को बिठा करके और 400, 500 किलोमीटर की यात्राएं उन्होंने की हैं। ये तो हमने सुना है उनके बारे में। मैं एक बार की बात आपको बताता हूँ। एक कार्यक्रम में उनको कोई 11 बजे पहुंचना था। पहले दिन हमें पता चला कि सिन्हा जी को तो और अहमदाबाद जो है किसी कार्यक्रम में गए हैं, अहमदाबाद से वो रात को चलेंगे। फिर शाम पता चला कि भाई वो तो ट्रेन शायद कुछ कैंसिल हो गई जिस ट्रेन से उनको आना था। तो अब हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब तो सिन्हा जी नहीं आएंगे इस कार्यक्रम में, जब ट्रेन ही उनकी कैंसिल होगी तो कैसे आएंगे। हमने देखा तो आज जैसे 11 बजे कार्यक्रम था, 10:30 बजे सिन्हा जी और आ रही है। मैंने कहा आप कैसे पहुँचे? कह लेंगे मुझे पता चला कि भाई अहमदाबाद से और जयपुर तक की नाइट बस चलती है, डीलक्स बस में बिठा दिया मुझे, और जयपुर से दिल्ली की बस मिल गई। दिल्ली से मैं जो है और सुबह 4 बजे दिल्ली से चल करके मैं और 8 बजे जो है कुरुक्षेत्र आ गया। यानी अहमदाबाद से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से और 8 बजे जो आदमी बस की यात्रा करके और 10 बजे कार्यक्रम में उपस्थित हो सकता है, उस व्यक्ति के जीवन की तपस्विता, उस व्यक्ति के जीवन की कितना कष्ट साध्य है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो ये मैंने
थोड़ा सा जिसको कहना चाहिए कि दैवी संपदा का जो उनका एक भाग है उसकी चर्चा आपके सामने की। थोड़ी सी इस जो बात का हिस्सा है, जब मैं उनकी थोड़ी सी शिक्षा संबंधी अवदानों पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा तो थोड़ा सा उसका एक हिस्सा उसमें भी आएगा। एक मैंने कहा कि व्यक्तित्व का जो एक दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, जो सबके लिए, कोई शिक्षाविद है या नहीं है, जीवन में आपके सत्व कितना है, सत्यता कितनी है, जो गीता जिसको क्या कहती है, सत्य, सत्व, संशुद्धि, क्षमा, दया, त्याग, अलोलुपता, यज्ञ। यानी गीता तो यज्ञ की ही एडवोकेसी करती है कि पूरा का पूरा जो जीवन है और वो यज्ञ भाव से ही होना चाहिए। कोई भी कर्म, और यदि वो परहित के लिए से भाव से नहीं किया गया है तो वह कर्म ही नहीं है, उसको यज्ञ भी नहीं कहा जा सकता, उसको कर्म भी नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार के भाव की वकालत करने वाली गीता, और हम सिन्हा जी के जीवन में किस प्रकार की स्थिति देखते हैं। आप ये देखिए, जो व्यक्ति जिसमें यह सत्व की पैठ नहीं होती, वह व्यक्ति सच्चे अर्थों में धार्मिक नहीं हो सकता। गीता कुरुक्षेत्र जो है वो गीता की नगरी है। तो सिन्हा जी को संपूर्ण देश में एक उच्च कोटि के गीता मनीषी के रूप में लोग जानते हैं। ये गीता जयंती का जो अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है, ये तो अभी 10 साल पहले होना शुरू हुआ है, लेकिन कुरुक्षेत्र की आकाशवाणी तो गीता के श्लोकों पर जो उनकी व्याख्या है, उनका प्रवचन है, कब से विकास जी प्रसारित हो रहा है वो आपको ध्यान होगा, मेरे ख्याल में तो कई दशकों, हाँ बिल्कुल, जब से आकाशवाणी बनी है तब से, और वो आज तक गीता के श्लोकों पर उनकी व्याख्या और उनका प्रवचन। और ये जो गीता जयंती का उत्सव बिल्कुल प्रारंभ से केडीबी जो बना, बल्कि वो नगर सुधार समिति के नाम से गुलजारी लाल नंदा जी ने बनाया था। धीरे धीरे नंदा जी तो चले गए, लेकिन बाद में आने वाली सरकारों ने आज उसका एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव का जो नाम दिया। लेकिन गीता को विश्वव्यापी बनाने की जो यात्रा है, उसमें डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारे ध्यान में आने की आवश्यकता है। ये तभी आ सकता है जब जीवन में सत्व का प्रभाव कितना है, सात्विकता कितनी है। ये गीता की बात रही। और रामायण, उच्च कोटि के रामायणविद, यानी एक रामायण विदों की भी एक संगठन था, उसके वो वर्षों अध्यक्ष रहे। राष्ट्रीय रामायण मंच, एक राष्ट्रीय रामायण मंच है जिसमें देश भर के जो रामायणी हैं, रामायणविद हैं, उनका एक संगठन है, उसके वो अध्यक्ष रहे। कुरुक्षेत्र में उन्होंने मानस भारती रामायण विद्यापीठ के और अध्यक्ष के नाते से वो अपनी पहचान भी मानस भारती के नाम से, उनका एक कार्ड आया करता दिवाली पर, वो मानस भारती उस पर लिखा रहता था। वो अपनी पहचान और रामायण पर की तात्विकता पर, यानी राम के जीवन का जो तत्व है, तात्विकता है, दर्शन है, उस पर बोलना सुनना, ये तो विद्वानों का विषय हो सकता है। लेकिन हमने उनको किस रूप में देखा? हमने आपने बुला लिया, कुछ घर की महिलाएं हैं, पड़ोस की महिलाएं इकट्ठी हो गई, सुंदरकांड के पाठ के लिए बुला लिया। तो सुंदरकांड का पाठ करते समय वो लोगों ने उस समय उनका वो कितने बड़े विद्वान है ये रूप नहीं देखा। ढोल बजाते हुए रामायण की चौपाइयों को तल्लीन होकर के गाते हुए और बधाई गाते हुए, ये रूप मेरी पत्नी साथ में आई हैं, धर्मपत्नी साथ में आई हैं, वो देखा किस प्रकार से जब बधाई गाते थे या रामायण की चौपाइयाँ सुनाते थे, तो कोई सहज रूप से अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि ये व्यक्ति इतना बड़ा विद्वान हो सकता है। लेकिन राम की भक्ति में और राम के जीवन के साथ, उस तत्व के साथ इतना एकाकार वो हो गए थे। धार्मिकता की दृष्टि से आप ये देखें, हमारे कुरुक्षेत्र नगर में जितना भी एक धार्मिक नगरी है, तो वहाँ का स्थानेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार है, एक बड़ी संस्था है, जयराम विद्यापीठ है, एक मुजफ्फरनगर शुक्रताल के स्वामी कल्याण देव जी हैं, कांची कामकोठी पीठ के शंकराचार्य हैं। ऐसे जितने बड़े बड़े उच्च कोटि के संत महात्मा हैं, उन सब के साथ उनका बहुत गहरा घनिष्ठ और संबंध था। और जीवन उनका किस प्रकार का था, ये तो मैंने बताया कि भाई वो मतलब साइकिल यात्राएं और उनके टाइप राइटिंग। अपना व्यक्तिगत जीवन में शायद व्यास जी ने भी एक जगह लिखा है कि 2 जोड़ी कुर्ते पजामे ये मिला करके उनकी कुल मिला करके पूंजी थी। और यानी आप ये देखिए, जब ये मैंने बताया ना कि उन्होंने देखा कि नगर में और विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है, उनको अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया। ये यात्रा वहीं समाप्त नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि पूरी 2-3 पीढ़ियाँ विद्यार्थियों की ऐसी हैं
आज जो देश भर में बिखरी हुई हैं, जिन्होंने उनके घर पर रह करके सब प्रकार के, यानी विद्यार्थियों को पुस्तकें खरीद करके देना, उनको स्टेशनरी खरीद के देना, आवश्यकता पड़ने पर उनकी फीस भर देना, और अभी जब उनको ये विभिन्न संस्थाओं से कुछ पुस्तकों के रूप में फखरे हरियाणा के रूप में कहीं से 2 लाख की राशि, कहीं से 5 लाख की राशि आई, सब के सब उन्होंने परहित जिसकी आवश्यकता थी उसको साथ की साथ समर्पित कर दिया। केवल धोती कुर्ते की ये 2 जोड़ी, यही उनकी कुल मिलाकर के जमा पूंजी रही। यह एक सात्विकता का जीवन आदरणीय सिन्हा जी ने जिया व्यक्ति के नाते से। और मैं अब एक जिस पक्ष की चर्चा करना चाहता हूँ आपके सामने, वो अब ये देखिए कि जो ये एक गुण है इन 26 में, और वो सबसे पहला दैवी संपदा का जो श्लोक है वो शुरू कहाँ से होता है? अभयम सत्य संशुद्धिर। अभय, निर्भयता, ये जीवन में कहाँ से आती है? ये कहना तो बड़ा आसान है कि भाई मैं किसी से डरता नहीं, लेकिन जीवन में जब सात्विकता होती है वही व्यक्ति वास्तव में अभय हो सकता है, निर्भयता हो सकती है। डॉक्टर सिन्हा जी के जीवन में किस प्रकार की निर्भयता है और वे किस प्रकार अन्याय के, अनाचार के प्रति और सीना तान करके जीवन भर खड़ा होते रहे, और जहां आवश्यकता पड़ी जिस रार ठानने की, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो बार बार कोट की जाती हैं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। तो ये नई रार ठानने की हिम्मत कौन लाता है? जिसमें अभय होता है, जिसमें निर्भयता होती है। आप ये देखिए कि मैंने बताया कि जब वो मात्र एक क्लर्क के नाते से नौकरी उन्होंने शुरू की थी, उस समय उन्होंने कर्मचारियों के हितों को और संरक्षण देना प्रारंभ किया था। उस समय उनकी वो आवाज़ बन करके खड़े हुए थे। कुरुक्षेत्र में आए तो सारे कर्मचारियों के वो मसीहा बने, और सब अधिकारियों, बड़े अफसरों के सामने एक आईना उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक बड़ा होने के नाते से आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। उनको आईना दिखाने का काम अगर किसी ने किया तो वो डॉक्टर सिन्हा जी थे। ये तो उनकी सतत साधना थी, लेकिन उनका जो वास्तविक व्यक्तित्व उभर करके जब हमारे सामने आया, वो आया जयप्रकाश जी का आंदोलन देश में शुरू हुआ आपातकाल के विरुद्ध। हम जानते हैं कि आज लोकतंत्र की, संविधान की चर्चा तो आज भी बहुत हो रही है कि लोकतंत्र और संविधान कितना खतरे में है, कितना सुरक्षित है। लोगों की अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, लेकिन इतिहास के पृष्ठों पर और एक काला अध्याय अंकित है जब भारत की स्वतंत्रता मात्र 25 वर्ष की हुई थी, और उसके लोकतंत्र के ऊपर, उसकी डेमोक्रेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात उस समय की जो शासक थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने किया था। और उसके विरुद्ध जयप्रकाश नारायण और पूरे देश में एक मसीहा बन करके खड़े हुए थे, लोकतंत्र के जिसको कहना चाहिए क्रांति दूत बन करके खड़े हुए थे। हमें तो इतिहास में बताया गया है कि जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन पटना से शुरू हुआ। यहाँ पर बिहार में अहमदाबाद के अंदर चिमन भाई मेहता की जो सरकार थी, वहाँ विद्यार्थियों के आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। लेकिन बहुत कम लोगों को ये ज्ञात है कि आपातकाल के विरुद्ध छात्र आंदोलन की एक प्रभावी शुरुआत कुरुक्षेत्र में डॉक्टर सिन्हा जी के नेतृत्व में हुई थी, और छात्रों की एक सभा रखी गई थी नवंबर 1974 के अंदर। आपातकाल तो जून 1975 में लगा, नवंबर 1974 में आपातकाल से फार पहले और कैसी लड़ाई प्रारंभ हो गई थी। उस समय वहाँ बंसीलाल नाम का, जो इंदिरा गांधी के गुणों से ही संपन्न, जिसको कहना चाहिए एक तानाशाह शासक की जिसकी इमेज थी, बंसीलाल वहाँ का मुख्यमंत्री था। उसने घोषणा कर दी कि जयप्रकाश नारायण की बात तो छोड़ दीजिए, कुरुक्षेत्र की भूमि में और चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। ऐसी घोषणा के बाद, विश्वविद्यालय के तमाम प्रयत्नों के बाद, हजारों की संख्या में छात्रों का एक सम्मेलन कुरुक्षेत्र की धरती में होता है, और उसी दिन से डॉक्टर सिन्हा, बंसीलाल और तत्कालीन विश्वविद्यालय प्रशासन के और निशाने पर आ जाते हैं। निशाने पर सबसे पहले उनको कंपलसरी लीव लेने के लिए कहा जाता है। कंपलसरी लीव पर 3 महीने के लिए भेज दिया जाता है। उससे आगे नहीं बढ़ा तो उनको नौकरी से उनका टर्मिनेशन कर दिया जाता है। टर्मिनेशन भी आप देखिए कि सरकार को टर्मिनेशन भी सज़ा कम लगती थी, तो उनको आपने सुना कि देश निकाला, सुना, लेकिन प्रदेश निकाला।
डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी के हरियाणा में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया बंसीलाल के द्वारा। और उस प्रवेश के प्रतिबंध के काल में जब आपकी नौकरी समाप्त हो गई है, उस समय कैसे भेष बदल करके, नाम बदल करके महीनों तक डॉक्टर सिन्हा दिल्ली में रहे और दिल्ली में गांधी शांति फाउंडेशन के भवन में बैठ करके जयप्रकाश नारायण जी ने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए अमेरिका में बैठ करके एक किताब लिखी थी। उस किताब के बारे में सिन्हा जी ने कहा कि अगर मासिस तक इस किताब को पहुंचना है, अगर वास्तव में ये क्रांति की ज्वाला जन जन तक पहुंचानी है, जिन विद्यार्थियों के माध्यम पर आंदोलन की आप रचना खड़ी करना चाहती हैं, तो भारत के उन विद्यार्थियों के सामने इस पुस्तक को हिंदी में जाना चाहिए। तो स्वयं गांधी शांति प्रतिष्ठान में बैठ करके और उन्होंने पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया और हजारों की संख्या में वो पुस्तक और विद्यार्थियों के हाथों में पहुंची और जिसकी परिणति ये हुई कि स्वाधीनता आंदोलन के बाद भारत में एक बड़ा, जिसको कहना चाहिए कि नेतृत्व पैदा, आपातकाल के विरुद्ध जो संघर्ष भारत में हुआ और उसके कारण नेतृत्व की एक पौध, छात्र नेताओं की एक पौध पूरे देश में पैदा हुई। अगले 50 सालों तक आज भी कुछ मात्रा में, आज भी आप केंद्र सरकार में राजनाथ सिंह होंगे, नरेंद्र मोदी होंगे, उसी पीढ़ी के लोग हैं जो 1975 की उस लोकतंत्र के विरुद्ध लड़ाई में, उसमें मुलायम सिंह और लालू यादव जैसे लोग भी थे, बहुत सारे लोग थे, यानी जिन्होंने पूरे अगले 50 वर्षों तक देश को नेतृत्व प्रदान किया। ऐसे छात्रों की एक पूरी पीढ़ी पैदा करने के लिए और जिस पुस्तक का सबसे ज़्यादा एक, जिसको कहना चाहिए कि प्रभावी भूमिका रही, जो जयप्रकाश नारायण की जो पुस्तक थी, उस पुस्तक का हिंदी अनुवाद आदरणीय डॉक्टर सिन्हा जी ने किया। उस समय की जो तानाशाही थी, लोग तो आपको पता है कि अखबारों के ऊपर ताले लगा दिए गए थे, प्रेस के ऊपर सेंसर बिठा दी गई थी, विपक्ष के सारे नेताओं को बंद कर दिया गया था, चूं तक करना जो है वो आप अलाउड नहीं था। आप और जो भी व्यक्ति जो है आपकी पसंद का नहीं है तो कौन कौन सी धाराएं लगा करके बाकायदा सबको ट्रेनिंग थी कि अमुक अमुक प्रकार की धाराओं में, और कितने लाखों की संख्या में लोकतंत्र प्रेमियों को जेलों के शीशों के पीछे और बंद कर दिया गया था। उन कारनामों को उस समय देश के सामने लाने का काम एक दर्पण नाम का छोटा सा अखबार करता था, जो हाथ से साइक्लो स्टाइल करके छापा जाता था। मुश्किल से कोई प्रेस मिल गई क्योंकि सारी प्रेसों के ऊपर सेंसरशिप थी। सैकड़ों की संख्या में बंसीलाल ने प्रेस के ऊपर ताले लगवाए ये पता करने के लिए कि ये दर्पण कहाँ छप रहा है, और लेकिन अंत तक ये पता नहीं लगा पाए कि वो दर्पण कहाँ छप रहा है। इस दर्पण के संपादक कौन थे? डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा। बाद में कई विद्यार्थियों ने शोध किया इसके ऊपर कि आपातकाल का जो संघर्ष हुआ देश में और लोकतंत्र के अधिकारों की लड़ाई लड़ी गई, उसमें मीडिया की भूमिका कैसी थी, उसमें प्रेस की भूमिका कैसी थी, उसमें दर्पण का जो योगदान है, उस दर्पण के योगदान के ऊपर पूरे चैप्टर लिखे गए हैं। उस दर्पण को वर्षों तक चलाने का श्रेय किसी व्यक्ति को जाता है तो वो डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी को जाता है। आप ये देखिए कि जिस व्यक्ति की और ये नौकरी चली गई है, जिस व्यक्ति को प्रदेश निकाला हो गया है, जो दर दर भटक रहा है, जो आदमी नाम बदल करके जिसको रहना पड़ रहा है, और पीछे से उनकी 2 बेटियां कॉलेज गोइंग थी उस वक्त, उनको भी और कॉलेज छोड़ने की नौबत ला दी गई। तुम्हें पता होगा जरूर तुम्हारा बाग कहाँ छिपा हुआ है। उन बेटियों को, 2 बेटियों को जिनकी चर्चा अभी व्यास जी ने की थी, उनको भी कॉलेज छोड़ने की स्थिति। तो इस प्रकार की रार ठानने की हिम्मत। और अभी तो लोग कह देते हैं कि विद्यार्थियों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, शिक्षकों को राजनीति से दूर होना चाहिए। अरे ठीक है, आप जिसको कहना चाहिए कि जो चुनावी राजनीति है, चुनाव लड़ने जीतने हारने की राजनीति है, इसके बारे में आप कह सकते हैं व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, इससे बारे में दूरी बना करके रखनी चाहिए, पथ्य बना करके रखना चाहिए। लेकिन चाणक्य के देश में कोई शिक्षक वो राष्ट्रनीति से अलिप्त कैसे रह सकता है? जब राष्ट्रनीति पर कोई संकट है तो उस समय कोई शिक्षक मूक दर्शक बन करके नहीं रह सकता। ये डॉक्टर सिन्हा जी ने अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से यह प्रमाणित किया है कि कोई भी शिक्षक वह राष्ट्रनीति से अलिप्त नहीं रह सकता। तो इस प्रकार की मैं समझता हूँ कि एक उनकी जो निर्भयता की स्थिति है वह हमको और दिखाई देती है। जैसा मैंने कहा कि ये गीता एक बात की चर्चा करती है, नातिमानिता। अहंकार नहीं होना चाहिए लेश मात्र भी। आपको क्या लगता है, लोगों को अहंकार केवल अपनी पद का रहता है? लोगों को अहंकार का केवल प्रतिष्ठा का रहता है? लोगों को अहंकार केवल इस बात का रहता है
कि भाई और कितना पैसा मैंने कमा लिया है, केवल इसी बात का अहंकार रहता है क्या? नहीं। अरे जो अच्छे बड़े बड़े तपस्वी हैं उनको तब का भी अहंकार हो जाता है। मैंने कितनी पुस्तकें पढ़नी है, इस पुस्तक का अहंकार तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और मैं कितना व्रत उपवास करता हूँ, कितनी साधना करता हूँ, मैंने उनकी तपस्विता के बारे में बताया। मैं और आज 10 किलोमीटर पैदल चल करके आया हूँ, इस बात का भी मेरे मन में अहंकार हो जाता है। लेकिन डॉक्टर सिन्हा जी और उनके सामने कोई व्यक्ति चाहे एक दिन के लिए आया, चाहे 1 घंटे के लिए आया, 2 घंटे के लिए आया, इतनी जीवन की साधना होने के बाद, ज्ञान की ऐसी पराकाष्ठा होने के बाद भी लेश मात्र भी किसी व्यक्ति को उन्होंने ये कभी अनुभव नहीं होने दिया। बल्कि इसके विपरीत एक रिक्शा वाले से भी उनका यानी परिचय हुआ, और फिर कोई तीसरा व्यक्ति आया तो उस रिक्शा वाले का परिचय ये फलाना है, और उस फलाने के गुण क्या क्या है, उसमें कैसी गुण संपदा है, वह कितना परिश्रमी है, वह व्यक्ति अपने काम के प्रति कितना प्रामाणिक है, वो भरपूर प्रशंसा करते थे। और अभी विकास जी का अंत के दिनों में बता कि बहुत बड़ा योगदान विकास जी ने दिया है उनके काम को दुनिया के सामने ला करके। और कोई व्यक्ति मंच पर, आज मैं बोल रहा हूँ, मेरे से आधी उम्र के अगर 25 साल का बालक भी और जो है युवक भी मंच पर सामने कुछ बोल रहा है, 1000 गलतियाँ भी कर रहा है, मंच से नीचे उतर करके उसकी पीठ थपथपाना, उसको बताना, उसको आगे का एक वक्ता बनाने के लिए, और उसके अंदर जो कुछ भी गुण संपदा, तो किसी को लगता ही नहीं था कि सामने वाला व्यक्ति और इतना बड़ा हो सकता है, इतना तपस्वी हो सकता है, इतनी ज्ञान की पराकाष्ठा हो सकती है। तो यह जो नातिमानिता का गुण है, यह जो आर्जवम है, यह जो मार्दवम है, और यह जो जीवन की जो सरलता है किसी भी व्यक्ति के सामने, और उसी के कारण से मैं ये समझता हूँ कि वो न केवल मतलब कुरुक्षेत्र बल्कि संपूर्ण देश की एक बहुत बड़ी धरोहर थे जहाँ भी वो व्यक्ति गए। अभी आप ये देखिए, एक राष्ट्र भाव अगर देखना, जो व्यक्ति जो है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर योजकता होती है, वह अपने व्यक्तित्व को, हमारे यहाँ एक संघ में एक बात कही गई है कि भाई जो आदमी बहुत गुणी होता है वो उसका एक ऑरा तो डेवलप हो सकता है, उसके फॉलोअर्स बन सकते हैं। फॉलोअर बनाना बड़ा आसान है। आप अपना ऑरा दिखा करके, आप अपने व्यक्तित्व का महिमा मंडन करके आप हजारों की संख्या में फॉलोअर बना सकते हैं। लेकिन योजक होने के लिए तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, केवल एक पद पुरस्सर, एक पद केवल आगे हैं, एक पद से ज़्यादा यदि आपकी दूरी रही, तो मैंने कहा जैसे वो व्यक्तियों के संबंध में महिमा मंडन करते थे, ऐसे ही स्थानों के संबंध में मैंने उनके कई भाषा, अगर वो जोधपुर में आए, अगर वो पटना में गए, वो लखनऊ में गए, तो और उस स्थान की महिमा कैसी है, उस स्थान का महात्म्य कैसे, जीवन की किस पुण्याई के कारण से उनका यहाँ आना हुआ है। एक मैंने उनका आर्टिकल पढ़ा, गिरधर रामायण को कोट करते हुए वो लिखते हैं कि भाई भगवान राम जो है जब और सेतु बंधन करके, और वो सेतु बंधन हो रहा था और वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना हो रही थी, तो उस भूमि की प्रशंसा में भगवान राम ने कुछ शब्द कहे। तो वानरों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप इस भूमि की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, आप तो स्वयं अयोध्या से आए हैं, वहाँ की ऐसी भूमि को छोड़ करके और यहाँ की आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। तो संवाद कुछ इस प्रकार से आता है कि उस समय भगवान राम, और ये गिरधर रामायण और वाल्मीकि रामायण के संदर्भ से, और ये वो बताते हैं कि भाई कैसे कैसे उन्होंने, क्योंकि विश्वामित्र जी ने भगवान राम को सारे भारत में घुमाया था, तो भारत की धरती का कोना कोना कैसे महिमा से मंडित है, कैसे वो पवित्रता के भाव से भरा हुआ है। उस लेख को पढ़ करके मुझे लग रहा था कि ये बात तो भगवान राम के संदर्भ से कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर सिन्हा जी का अपना व्यक्तित्व भी इन शब्दों को, उनका व्यक्तित्व भी उस बात के साथ एक रूप है। यानी देश का कोना कोना, मिट्टी का एक एक कण, भारत का एक एक ग्राम नगर, वह कैसे पूज्यता के भाव से भरा हुआ है, वह कैसे पवित्रता के भाव से आच्छादित है, यह उनके शब्दों से, या उनकी वाणी से, उनके आर्टिकल से, उनकी भाषणों से बखूब हमको देखने को मिलता है। तो यह जो लोगों को जोड़ने
जोड़ने की, स्थानों को जोड़ने की, सब प्रकार की स्थानों के साथ एकाकार होने की जो बात है, ये उनके योजकता के व्यक्तित्व में से आती है। तो यह जो दैवी संपदा है गीताकृत, जिसमें सात्विकता और तपस्विता और योजकता, इन 3 भागों में करके मैंने उनके व्यक्तित्व के संबंध में आपको कुछ और कहने की धृष्टता आपके सामने की। और केवल विश्वविद्यालय, उनका प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्र विश्वविद्यालय रहा, विश्वविद्यालय के परिसर में भी रहे और वो पीजी और शोध स्तर की सारा शिक्षण उन्होंने किया, लेकिन विद्यालय शिक्षा से भी, विद्या भारती के माध्यम से उनका अनेक वर्षों, कई दशकों का उनका, और स्कूली शिक्षा में भी बड़े प्रबल इंटरवेंशंस थे। आज तो हमने ये स्कूल शिक्षा, एलिमेंट्री स्कूल में भी, फिर एलिमेंट्री और सेकेंडरी, इनके बीच में भी हमने बाड़ें बना रखी हैं। तू मेरे बाड़े में नहीं घुसेगा, मैं तेरे बाड़े में नहीं घुसूंगा, इस प्रकार की दीवारें हमने खड़ी की हुई हैं। लेकिन एलिमेंट्री लेवल से लेकर के और विश्वविद्यालय शिक्षा तक और अनौपचारिक शिक्षा तक, ये शिक्षा का ये जो सारा जगत है, इसमें किस प्रकार और संवाद के पुल बनने चाहिए, किस प्रकार के, जिसको कहना चाहिए कि कनेक्टिंग लिंक्स होने चाहिए, उन लिंकेजेस का एक जीता जागता उदाहरण और डॉक्टर सिन्हा जी हमको दिखाई देते हैं। आप जोधपुर के लोगों ने उनको याद करने के लिए और ये बड़ा सुंदर आयोजन किया और मुझे आप सबसे मिलने का और अपनी बात रखने का अवसर दिया। आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और व्यास जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।